हेलो दोस्तों, मैं केडी सर श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर रोज सुबह 8 बजे हम रीजनिंग को पढ़ते हैं। पहले हमने 2 टॉपिक को कवर किया, कैलेंडर और घड़ी। दोनों ही अपने आप में परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम हमारा तीसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बैठक व्यवस्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। तो आज शुरू करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट को। बहुत सी परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली बैंकिंग वगैरह एग्जाम्स हो तो वहां पर 4 से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे इसमें से पूछ लिए जाते हैं। और यदि हम कांस्टेबल की बात करें हमारे राजस्थान लेवल पर, तो राजस्थान लेवल पर कांस्टेबल जैसे एग्जाम में भी बहुत बार परीक्षा के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आने वाला जो हमारा पटवारी का एग्जाम है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। इसे शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अगर आपको कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। सबसे पहले जानेंगे हमारे इस टॉपिक के अंदर बेसिकली किस किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। सामान्यतः यहाँ से 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक सीधा सीधा वृत्ताकार व्यवस्था से। वृत्ताकार व्यवस्था मतलब आपको ये बोलेगा कि एक वृत्ताकार टेबल है या एक वृत्ताकार के अंदर कुछ लोग खड़े हैं। तो यहाँ पर वृत्ताकार व्यवस्था के अंदर भी 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक के अंदर सीधे सीधे आपको बोलता है कि सभी लोगों का मुंह अंदर की ओर है। मतलब कि कैसा, इस तरह का कोई टेबल है, बोलेगा ऐसा एक वृत्ताकार टेबल है और इस वृत्ताकार टेबल के चारों तरफ लोग बैठे हैं और सबका मुंह किधर की ओर है, अंदर की ओर है। जितने भी लोग बैठे हैं इन सबका मुंह यदि अंदर की ओर है तो इस प्रकार की व्यवस्था भी वृत्ताकार व्यवस्था होती है, जिसके अंदर सबका मुंह क्या होता है, अंदर की ओर। तो एक तो ये प्रकार का प्रश्न हुआ। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न है उसके अंदर आपको ये पूछता है कि सबका मुंह किधर है, बाहर की ओर। सबका मुंह बाहर की ओर होने का मतलब क्या है, यदि मान लो इस प्रकार से वृत्ताकार एक टेबल है और वहां पर 4 लोग बैठे हैं और सबका मुंह किधर की ओर है, बाहर की ओर है। बाहर की मतलब केंद्र के विपरीत ओर, और अंदर की तरफ का मतलब जो भी वृत्ताकार टेबल है उसके अंदर केंद्र की ओर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 प्रकार के आपको सवाल बनते हैं। तो आप देखेंगे कि बैठक व्यवस्था के अंदर वृत्ताकार जो व्यवस्था होती है उसमें भी 2 प्रकार के सवाल पूछता है। एक में अंदर की ओर मुंह है सबका और एक में सबका बाहर की ओर मुंह है। लेकिन कभी कभार इस प्रश्न को और डिफिकल्ट करने के लिए तीसरे लेवल पर भी चला जाता है, और तीसरे प्रकार का जो लेवल होता है उसके अंदर कुछ लोगों का मुंह तो अंदर की ओर रहता है, मतलब केंद्र की ओर मुंह रहता है, और कुछ लोगों का मुंह जो है वो बाहर की ओर रहता है। तो इस प्रकार के वृत्ताकार व्यवस्था से 3 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। लेकिन सामान्यतः हमारे जो एग्जाम होते हैं, मतलब बैंकिंग को अगर एक साइड पर रख दिया जाए तो वहां पर 2 ही प्रकार के, अंदर की ओर मुंह हो सबका या सबका मुंह किधर की ओर हो, बाहर की ओर हो, इस प्रकार के सवाल पूछता है। आगे बढ़े तो जो दूसरे प्रकार का वृत्ताकार के साथ में है वो है रेखीय बैठक व्यवस्था। अगर मैं रेखीय बैठक व्यवस्था की बात करूं तो यहां से भी 2 प्रकार के सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है एक रेखीय, मतलब कि आपको एक रेखा पर कुछ लोगों को बिठाना होगा। इस प्रकार से एक सीधी रेखा दे देंगे, उस पर सबको बिठाना होगा। और एक होता है द्विरेखीय। द्विरेखीय के अंदर आपको यहाँ पर 2 प्रकार की रेखाएं होंगी, दोनों रेखाएं आमने सामने होंगी और इन रेखाओं पर आपको बिठाना होगा। तो सामान्यतः हमें इस टॉपिक के अंदर 4 प्रकार की व्यवस्था को पढ़ना है। वृत्ताकार व्यवस्था जिसके अंदर मुंह अंदर की ओर है, वृत्ताकार व्यवस्था जिसके अंदर मुंह किधर की ओर है, बाहर की ओर है, रेखीय व्यवस्था जिसके अंदर एक रेखा पर सब लोग बैठे हैं, या रेखीय व्यवस्था जिसके अंदर 2 रेखाओं पर लोग बैठे हैं। तो ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन हुआ, जिस प्रकार के सवाल हमारे एग्जाम्स के अंदर हमसे एग्जामिनर पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारी ये जो बैठक व्यवस्था है इसके अंदर वृत्ताकार व्यवस्था को शुरू करेंगे। तो वृत्ताकार व्यवस्था को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले कुछ नियमों को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए कौन कौन से नियम को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर यदि आपको ऐसा पूछ ले कि 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो
तो 4 व्यक्ति यदि बैठे हैं तो आपके 4 लोगों की बैठक व्यवस्था में जब आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार का रहेगा। एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त के अंदर एक प्लस का निशान बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त के अंदर प्लस का निशान बनाएंगे, और यही आपकी बैठक व्यवस्था 4 लोगों के लिए रहेगी। आप चाहें तो आप इसे रट सकते हैं, चाहे तो आप समझ सकते हैं कि एक वृत्त बनाना है, उसके अंदर एक प्लस बनाना है, ठीक। और कई बच्चे एग्जाम के अंदर जल्दबाजी के लिए इसे सिर्फ प्लस से भी बना देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल प्लस से दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको ऐसा पूछ सकता है कि सबका मुंह अंदर की ओर है, यदि सबका मुंह अंदर की ओर है तो इस तरह से अंदर की ओर तीर बना देंगे, और यदि ये लास्ट वाला मैंने गलत बना दिया, इस तरह से अंदर की ओर बना देंगे, और यदि सबका मुंह बाहर की ओर है तो आप इस तरह से बाहर की ओर एरो का निशान बना देंगे। उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे क्या करना है। यदि 4 लोग बैठेंगे तो आपको एक प्लस का निशान लगाना है, या फिर आप एक वृत्त बनाएंगे उसके अंदर प्लस का निशान लगा देंगे। चूंकि यह वृत्ताकार व्यवस्था है इसीलिए आप वृत्त बना रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर अगर आपको 6 जनों पर पूछा जाए तो 6 लोगों की बैठक व्यवस्था के अंदर आप क्या करेंगे, आप एक सीधी लाइन खींचेंगे और सीधी लाइन के साथ में एक क्रॉस का यानी कि गुणा का निशान बना देंगे, ठीक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो सीधा सीधा भी आप बना सकते हैं। किस प्रकार से बना सकते हैं देखना जरा बेटा, सीधा सीधा आप बना सकते हैं। आप इस तरह से एक गुणा का निशान बनाइए और यहां पर बीच में एक सीधी सीधी रेखा बना दें। अब यदि सबका मुंह केंद्र की ओर है तो आप इस तरह से एरो से अंदर की ओर बना देंगे, और यदि सबका मुंह बाहर की ओर है तो ये सबका इस तरह से बाहर की ओर बना देंगे। उम्मीद कर रहा हूं समझ रहे होंगे। बहुत आसान सी चीजें हैं। सवाल यहां पर ये नहीं है कि सर उत्तर कैसे आएगा, उत्तर आप तो निकाल लेंगे, बहुत से बच्चे उसको रट्टा मारते रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उत्तर निकालने का एक प्रॉपर सही व्यवस्थित क्रम क्या हो सकता है, उस क्रम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर यदि 4 लोग बैठे तो आपने एक प्लस बनाया, साइडों में एक वृत्त बना दिया। यदि 6 लोग बैठे तो एक आपने गुणा का निशान बनाया और एक बीच में सीधी रेखा बना दी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये 6 लोगों की व्यवस्था इस प्रकार की बन जाएगी। आगे बढ़े। यदि मैं बात करूं यहां पर कि 6 लोगों के अलावा अगर आपको 8 लोगों का सवाल, जो कि सामान्यतः हमें एग्जाम्स के अंदर 8 लोगों का ही पूछा जाता है, तो 8 लोगों की अगर व्यवस्था हो तो आप एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त के अंदर एक प्लस का निशान और एक साथ में गुणा का निशान बनाएंगे, जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने आपको दिख रहा है। आप चाहें तो आप सीधा सीधा इस तरह से भी बना सकते हैं। एक आपने गुणा का निशान बनाया और एक बीच में क्या बनाया, प्लस का निशान बनाया। यदि मुंह केंद्र की ओर है तो सबका एरो आप केंद्र की ओर बना देंगे, और यदि सबका मुंह बाहर की ओर है तो आप कैसा बना देंगे बेटा, आप सबको बाहर की ओर दर्शा देंगे। बाहर की ओर दर्शाना मतलब इस तरह से एरो से दर्शा देंगे। याद रखेंगे बेटा, कभी भी आपसे लाइफ में वृत्ताकार बैठक व्यवस्था का सवाल गलत नहीं होगा यदि आप सही से इस क्रम को फॉलो करेंगे तो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा कि मैंने 4, 6 और 8 लोगों की व्यवस्था की बात की, न तो मैंने 3 लोगों की व्यवस्था की बात की, ना मैंने 5 लोगों की व्यवस्था की बात की, ना मैंने 7 लोगों की व्यवस्था की बात की। ऐसा नहीं है, एग्जाम के अंदर आपको 5 या 7 लोगों की बैठक व्यवस्था नहीं पूछता है, परंतु याद रखेंगे यहां पर क्या कि यदि सम संख्या में है, जैसे कि 4 है, 6 है या 8 लोग बैठे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि यदि यहां पर ए बैठा है 6 लोगों में, तो सामने यहाँ पे बी बैठे है, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ई, एफ, किसी भी प्रकार से बैठे, तो आप देख रहे हैं कि 2 लोग आमने सामने बैठे हैं, जैसे कि डी, एफ आमने सामने है, ए और बी क्या है, आमने सामने है, सी और ई क्या है, आमने सामने। 4 लोगों में भी यहाँ पर 2 लोग आमने सामने थे, इधर भी 2 लोग आमने सामने। 8 लोगों में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 लोग आमने सामने, 2 लोग आमने सामने, 2 लोग आमने सामने, 2 लोग आमने सामने। मतलब कि जब भी सम संख्या के अंदर व्यक्तियों को वृत्ताकार बैठक में बिठाना है तो आमने सामने की बैठक बनाएंगे, आमने सामने की बैठक बनाएंगे। और आपको सवाल पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि ए के सामने कौन बैठा है, बताइए डी के सामने कौन बैठा है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि सम संख्या के अंदर लोग बैठे हैं तो हम इस प्रकार की व्यवस्था बनाएंगे जिसमें आमने सामने लोग बैठ पाएं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, 4 लोगों के लिए प्लस का निशान,
6 लोगों के लिए एक गुणा का निशान और एक सीधी रेखा, और 8 लोगों के लिए एक गुणा का निशान और एक प्लस का निशान बना लें। परंतु यदि व्यवस्था 5 या 7 लोगों की हो तो यहाँ पर देखना 5 या 7 लोगों की बैठक व्यवस्था हो तो 5 लोगों की व्यवस्था के अंदर आप बनाएंगे क्रम कुछ इस प्रकार से उनको बिठाएंगे कि उनके बीच की क्रम, यहाँ पर अगर ये बैठा है तो आप देख रहे हैं ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी समान है। समान दूरी पर तो बैठे हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठा। तो यहाँ पर आपको सवाल कभी भी आमने सामने का नहीं पूछेगा। अगर एग्जामिनर आपको एग्जाम में पूछ भी ले कि एक से कितना सामने कौन बैठा है, तो देख लेंगे कि यदि व्यक्तियों की संख्या विषम संख्या है तो किसी के सामने कोई भी नहीं बैठा होगा। आप स्पष्ट मना कर देंगे कि इसके सामने कोई भी नहीं बैठा। जैसे यहाँ पर अगर आपको पूछ ले कि ए के सामने कौन बैठा है, तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे कि ए के सामने कोई भी नहीं बैठा, चूंकि बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या 5 है, विषम है। आगे यदि इसी प्रकार से आपको 7 जनों के ऊपर से सवाल पूछे तो 7 जनों में भी आप बिठाएंगे तो किन्हीं भी 2 व्यक्तियों को आप आमने सामने नहीं बिठाएंगे, आमने सामने बिल्कुल नहीं बिठाएंगे। अगर आपको एग्जामिनर पूछ भी लेता है कि ए के सामने, डी के सामने, एफ के सामने कौन बैठा है, तो आप स्पष्ट मना कर देंगे चूंकि व्यक्तियों की संख्या 7 यानी कि विषम संख्या है, इसलिए कोई भी किसी के सामने नहीं बैठा। इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पर बात को वापस से दोहराऊं तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि 5 अथवा तो 7 यानी कि विषम नंबरों में, विषम संख्या में यदि व्यक्तियों की संख्या है तो लोगों की व्यवस्था में आमने सामने नहीं बिठा सकते। हम किन्हीं भी 2 व्यक्तियों को आमने सामने नहीं बिठा सकते। तो आप समझ गए होंगे, 4 व्यक्ति बैठेंगे तो प्लस का निशान, 6 बैठेंगे तो एक गुणा और एक सीधी रेखा, 8 लोग बैठेंगे तो एक गुणा और एक प्लस का निशान बना देंगे। 5 अथवा 7 लोगों की व्यवस्था हो तो कोई भी व्यक्ति आमने सामने नहीं बैठेगा। हम उनकी दूरी जरूर समान बैठाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर दर्शा रखा है कि आप समान समान दूरी पर उन्हें व्यवस्थित क्रम में बिठा दें। उम्मीद कर रहा हूं चीजों को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक सर, ये तो समझ गए, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन होता है दाएं अथवा बाएं में। दाएं अथवा बाएं में जो हमें कंफ्यूजन होता है, कई बच्चे तो दाएं और बाएं में उलझ के ही रह जाते हैं। तो देखें उसको किस तरह से हल करना है। जब भी आपको दायां अथवा बायां क्रम के बारे में वो पूछे तो आपको याद रखना है क्या कि यदि सबका मुंह अंदर की ओर है, सभी लोग अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो आपको दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा से लेना है। दाएं का मतलब क्या लेना है? घड़ी की विपरीत दिशा। इंग्लिश में बोलूं तो एंटी क्लॉकवाइज। हालांकि अगर आपको सीधा सीधा याद रखने हैं तो आज से आप बैठक व्यवस्था के अंदर आप सीधा दाएं का मतलब रखेंगे विपरीत। विपरीत का मेरा मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा से है। चूंकि हमारा दिमाग घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा को तुरंत पकड़ता है, इसीलिए आप दाएं को हमेशा ही विपरीत का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर समझेंगे। समझ रहे हैं बात? जैसे मान लो आपको ऐसा बोला जाए, क्या देखना, ऐसा बोला जाए ए बी के दाएं बैठा है। ए बी के क्या बैठा है? दाएं बैठा है। तो आप यहां पे समझेंगे कि आप दाएं को पढ़ेंगे ही ऐसे, घड़ी की विपरीत दिशा में। किधर बैठा है? घड़ी की विपरीत दिशा में बैठा है। ए बी के घड़ी के विपरीत दिशा बैठा है। तो बी जो है जहां भी बैठा है, ए यहां से इधर की ओर जाओगे तो ये घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी, और इधर की ओर जाओगे तो ये घड़ी की दिशा हो जाएगी। क्योंकि यहां पर हमें घड़ी के विपरीत दिशा की बात कर रहा है, मतलब बी के ऊपर की ओर ए बैठा है। जब सवाल आएंगे तो हम और डिटेल में इसे समझेंगे। जैसा सेकंड में दे रखा है, आप देख रहे हैं यहां पर बाएं का मतलब घड़ी की दिशा से होगा। आप इसे बार बार दोहराइए, क्या कि दाएं का मतलब जब मुंह अंदर की ओर करके बैठे हैं तब दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा।
दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। इस तरह से आप बार बार दोहराएंगे तो आपको याद रहने लग जाएगा कि दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। लेकिन है क्या? सबका मुंह अंदर की ओर, ठीक। और बाएं का मतलब क्या हो जाएगा? घड़ी की दिशा। इसे आप विपरीत यहां पर सीधा सीधा कैसे याद रखेंगे? दिशा से, या फिर आप बोल सकते हैं घड़ी की दिशा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज। उम्मीद है समझे होंगे क्या कि सबका मुंह अंदर की ओर तो दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, सबका मुंह अंदर की ओर है तो बाएं का मतलब घड़ी की दिशा, यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक। यदि सर ऐसा सवाल न पूछ के आपको अंदर की ओर मुंह ना करके आपको बाहर की ओर मुंह का पूछ रहा है, तो यदि सबका मुंह बाहर की ओर है तो याद रखेंगे दाएं का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर दाएं का मतलब हो जाएगा क्या? क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा। यहां पर घड़ी की दिशा मतलब पहले क्या था? पहले घड़ी के विपरीत था, इस बार घड़ी की दिशा में हो जाएगा दाएं का मतलब, और बाएं का मतलब क्या हो जाएगा? घड़ी की विपरीत दिशा। सिर्फ इस बात पे फोकस रखेंगे आप कि वो बाहर की ओर मुंह करके बैठा है तब। आप याद सिर्फ अंदर वाले मुंह से रख लें, अंदर वाला मुंह है, सबका मुंह अंदर की ओर है तो दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत, बाएं का मतलब घड़ी की दिशा, मुंह बाहर की ओर है तो घड़ी का, अगर दाएं का पूछ रहा है तो घड़ी की दिशा में, बाएं का पूछ रहा है तो घड़ी की विपरीत दिशा में। आप भले आपको अच्छा लग रहा हो, न लग रहा हो, समझ आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, आपको इन सवालों को करने के लिए इस बात का 100% रट्टा मारना पड़ेगा। अगर आप रट्टा नहीं मारेंगे तो आप इन सवालों को नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को याद रखें, घड़ी के अगर अंदर की ओर सब मुंह करके बैठे हैं तो दाएं का मतलब घड़ी का विपरीत और बाएं का मतलब घड़ी की दिशा। सब मुंह बाहर की ओर करके बैठे हैं, दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में और बाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक। मैं कुछ स्टेटमेंट लेकर के चल रहा हूं और उन स्टेटमेंटों की सहायता से आपको इन्हें फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। आइए एक स्टेटमेंट लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, ए बी के दाएं बैठा है, ए बी के किधर बैठा है? दाएं बैठा है। मान लीजिए 4 जनों का सिटिंग अरेंजमेंट है तो आप प्लस का निशान बनाएंगे। सबका मुंह यदि अंदर की ओर है तो एरो अंदर की ओर बनेगा। अब आपको बोल रहा है कि ए बी के दाएं बैठा है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बी बैठा कहां है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट के अंदर आप स्वतंत्र हैं, आप बी को सबसे पहले बिठाएंगे। क्या करेंगे? बी को सबसे पहले बिठाएंगे। तो यहां पर बी को मैंने सबसे पहले बिठाया, आप देख रहे हैं बी यहां पे बाद में है तो आपने बी को सबसे पहले बिठाया। अब आप बोल सकते हैं ए बी के दाएं बैठा है। दाएं का मतलब सबका मुंह अंदर की ओर है तो घड़ी की विपरीत दिशा, तो आप यहां से ऊपर की ओर चलेंगे और ए बैठा है। तो ए बैठा है, कहां बैठा है? ए यहां बैठा है। यदि यहां पर दाएं न लिख करके वो यहां पर आपको बाएं लिख देता तो आप यहां पर क्या करते बेटा? बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, मतलब बी से घड़ी की दिशा में आप चलेंगे तो यहां पर ए बैठा है, मतलब ए कहां बैठा होता? यहां बैठा होता। समझ रहे हैं बात? इसी प्रकार यदि मान लो सबका मुंह बाहर की ओर होता और सिर्फ 4 लोग बैठे हैं तो प्लस का निशान बनाते। सबका मुंह बाहर की ओर है, आपको एग्जामिनर क्या बोल रहा है? ए बी के दाएं बैठा है, तो सबसे पहले आपको व्यवस्था करनी है बी की, तो आपने बी को बिठाया। क्योंकि सबका मुंह बाहर की ओर है तो दाएं का मतलब घड़ी की दिशा, तो आपको बोल रहा है ए बी के दाएं बैठा है, मतलब ए बी से घड़ी की दिशा में बैठा है। तो आप बी से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो इधर, तो ए यहां बैठा है। चूंकि मुंह सबका बाहर है इसीलिए दाएं का मतलब आपने घड़ी की दिशा में लिया। कुछ बच्चों को लग रहा होगा बहुत स्लो चल रहा हूं। स्लो मैं इसलिए चल रहा हूं क्योंकि इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं तो बड़े बड़े सवाल आएंगे और आपको पता है बैठक व्यवस्था में एक पूरा क्रम दे देता है, उस क्रम से 3 से 4 प्रश्न पूछता है और बच्चे क्या करते हैं? तुक्कों से करते हैं। अगर हो गया तो लगता है आसान था और नहीं हुआ तो डिफिकल्ट था, मुश्किल था। ऐसा कभी भी नहीं होता। यदि आपको आता है, आसान और मुश्किल की एक ही परिभाषा है। क्या परिभाषा है? यदि आपको आता है तो आसान है, नहीं आता तो मुश्किल है। अगर आपको पेपर पूरा आ गया तो आपके लिए पेपर आसान था, अगर पेपर नहीं आया तो क्या था? मुश्किल था।
इसलिए ध्यान रखेंगे, चीजों को क्रम से आप समझते चले जाएंगे, उनको अप्लाई करते चले जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक और स्टेटमेंट मैंने दे रखा है, देखना जरा बेटा, एक और स्टेटमेंट क्या दे रखा है आपको, मैंने दे रखा है पी क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। पी क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। मान लीजिए 6 लोगों की बैठक की व्यवस्था है और सबका मुंह अंदर की ओर है, तो आपको पता है आप एक क्रॉस का निशान बनाएंगे और यहां पर एक सीधी लाइन बनाएंगे। सबका मुंह अंदर की ओर है तो एरो अंदर की ओर बना देंगे, ठीक है। अब आप समझें, पी क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो सबसे पहले तो डिसाइड करो क्यू कहां बैठा है, क्योंकि पी की तुलना क्यू से हो रही है। आप बोल रहे हो पी क्यू के, मतलब जहां क्यू बैठा उससे, तो सबसे पहले क्यू को सेट कर दो। आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी सेट करो, तो मैंने यहां पर क्यू को सेट कर दिया। पी क्यू के बाएं, अब यहां पर सबका मुंह अंदर की ओर है और बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में होता है, तो आप घड़ी की दिशा में चल देंगे और घड़ी की दिशा में पी क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर, पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये और तीसरा स्थान ये, मतलब पी भाई साहब यहां विराजमान है। समझ गए होंगे। अब यही अगर सबका मुंह बाहर की होता और वो बोलता पी क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है, बाएं का मतलब आप लेते घड़ी की विपरीत दिशा में, और घड़ी की विपरीत दिशा मतलब आप ऊपर से इधर चलते और उधर से इधर चलते, तो ऊपर से ये तीसरा ये आ जाता। अब सोच लो कि बच्चे ने अगर गलत ले लिया होता तब भी वो पी को यहीं बिठाता, समझ रहे हैं, और उसे ये लगता कि मैं सही कर रहा हूं क्योंकि तुक्के से सही हो रहा है ये, तो ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहां से क्या कंक्लूजन निकाला, आपने ये कंक्लूजन निकाला कि पहले वाले को क्या बिठाया जाता है बेटा, सबसे पहले वाले को, जो पहले बाद वाले को बिठाया जाता है। जैसे कि बी को पहले बिठाएंगे, क्यू को पहले बिठाएंगे, चूंकि आपकी तुलना पी की क्यू से हो रही थी, ए की बी से हो रही थी, तो जो बाद में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जैसे बी बाद में लिखा है, क्यू बाद में लिखा है, तो इसको पहले बिठाते हैं। समझ गए, इसको पहले बिठाएंगे और फिर ये डिसाइड करेंगे कि दायां या बायां क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में होगा या घड़ी की दिशा में। और वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, मुंह अंदर की ओर करके बैठे, दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में और बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में। और यदि यहां पर मुंह बाहर की ओर बैठे हैं करके बैठे हैं, तो दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में और बाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो आइए बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को सीखते हैं। कुछ और चीजों में यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ स्टेटमेंट हैं जिनको लेकर के एग्जाम के अंदर 100% ये स्टेटमेंट सवाल के अंदर दिया रहता है, पर बच्चे उस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट नहीं कर पाते, उसका तात्पर्य, उसका मतलब नहीं समझ पाते। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे यहां पर देखना, आपको पहला जो स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है, पी क्यू के दाएं तथा आर के बाएं बैठा है, बीच में यहां पर है तथा, और दूसरा स्टेटमेंट पढ़ें, पी क्यू के दाएं बैठा है जो आर के दाएं बैठा है। तो सबसे पहले तथा वाले स्टेटमेंट को समझें। इस वाला स्टेटमेंट जो होता है ये अपने आप में दो स्टेटमेंट यानी कि दो कथन रखता है। कैसा कथन रखता है, एक कथन तो है यहां कि पी क्यू के दाएं बैठा है, पी क्यू के कहां बैठा है, दाएं बैठा है, और दूसरा कथन क्या है, पी आर के दाएं बैठा है, कहां बैठा है, आर के बाएं बैठा है। समझ रहे हैं। तो यहां पर ये जो P है, तथा के बाद जो R वाली लाइन है ना, आर के बाएं बैठा है, तो R के साथ में आप P जोड़ दें, यानी कि P Q के दाएं है, P R के बाएं है, P Q के दाएं है और P R के बाएं है। दो स्टेटमेंट हैं जिनको तथा से उसने जोड़ दिया। समझ रहे हैं। तो P Q के दाएं है और P R के बाएं है। तो आप तथा से ये समझेंगे कि यहां पर ये पहले वाले P की बात कर रहा है। तथा के बाद P को फिर से पढ़ लेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, P Q के दाएं बैठा है तथा P R के बाएं बैठा है। हालांकि तथा के बाद वापस P नहीं लिखा, लेकिन याद रखेंगे पहले वाले को वापस से दोहराना है। एक और एग्जांपल से लिखता हूं, यहां पे लिखा होता A Q के बाएं बैठा है, Q के बाएं बैठा तथा P Q के R के दाएं बैठा।
तो स्टेटमेंट को आप कैसा लेंगे, आप इस तरह से लेंगे, ए क्यू के बाएं बैठा तथा ए आर के दाएं बैठा। मतलब तथा के बाद ए को आप फिर से पढ़ देंगे तो आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ये दो स्टेटमेंट निकल के आएंगे। जिन बच्चों को ज्यादा तकलीफ होती है वो मेरी बात माने, इस स्टेटमेंट को हमेशा दो स्टेटमेंट के अंदर तोड़ के लिख लें ताकि आपको सवाल में समझने की आसानी रहे। एक और बात समझे, मान लो आपको दे रखा है पी क्यू के दाएं बैठा है जो आर के दाएं बैठा। अब यहां पर जो है ना, इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि पी क्यू के दाएं, पी क्यू के दाएं बैठा है और क्यू आर के दाएं बैठा है, क्यू आर के दाएं बैठा। मतलब जब आप जो पढ़ेंगे ना तो जो के बाद आप इस बाद वाले क्यू को, यानी कि जो के बाद इधर से पहले आए ना, उसको फिर से पढ़ दें। पी क्यू के दाएं बैठा है, जो का मतलब क्यू आर के दाएं बैठा। समझ गए? ठीक, तो आप स्टेटमेंट का मीनिंग तो समझ गए। अब इनको व्यवस्थित कैसे करना है उसको मैं बता दे रहा हूं। तो देखना, जैसे आपको पहला स्टेटमेंट बैठा है, बोला है पी क्यू के दाएं बैठा, तो पहले तो सबसे पहले क्यू भाई साहब को बिठाओ। मान लो 6 जनों का अरेंजमेंट है तो मैंने ऐसे बिठा दिया, सबका मुंह अंदर की ओर है तो सबका मुंह अंदर की ओर कर दिया। ठीक, तो ये पी क्यू के, तो सबसे पहले क्यू को बिठाओ। अब पी क्यू के दाएं बैठा है, अच्छा सबका मुंह अंदर की ओर है, दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो आप ऊपर की ओर चलेंगे तो पी इधर बैठा, पी क्यू के दाएं बैठा। उसके बाद पढ़ेंगे तथा पी आर के बाएं बैठा, यानी कि आर से, बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, आर से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो पी बैठा है, पी यहां बैठा है, इसका मतलब आर यहां बैठा है, तभी तो इसकी घड़ी की दिशा में पी यहां आएगा। समझ गए? अब इसी प्रकार से नीचे वाले स्टेटमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करें। मान लीजिए यहां भी 6 लोगों का अरेंजमेंट है, 6 लोगों की व्यवस्था है और सबका मुंह अंदर की ओर है, तो आप सबका तीर इधर अंदर की ओर तीर बना दिया। ठीक, अब आपको बोल रहे हैं पी क्यू के दाएं बैठा है, तो सबसे पहले क्यू को बिठाओ, क्यू को बिठा दिया, सबका मुंह अंदर की ओर है तो दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब पी भाई साहब यहां बैठे। अब पढ़ना है जो के बाद का स्टेटमेंट, तो जो के बाद, जो के पहले नजदीक कौन दिख रहा है यहां पे क्यू, तो जो के बाद पढ़ेंगे क्यू, क्यू आर के दाएं बैठा है, क्यू आर के दाएं बैठा है, आर के दाएं मतलब आर से घड़ी की विपरीत दिशा में, दाएं का मतलब क्या लेते हैं हम, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो आर से घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्यू बैठा है, तो आर यहां बैठा होगा, तो आप घड़ी की विपरीत दिशा में बिठाएंगे तो क्यू इधर बैठ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पे क्रम है पी आर क्यू का और यहां से क्रम क्या है, पी क्यू आर का। तो पूरे का पूरा ये तथा और जो से पूरी की पूरी कहानी उल्टी हो रही है, अलग हो रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? इन्हीं चीजों को हम, हमारा जो प्रश्न होंगे उनके अंदर अप्लाई करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ चीजों को समझते हुए हमारे प्रश्नों की ओर, जो हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक बात क्या, कि सर यहां पर आप कनेक्टिविटी, जो आपको जानकारी दे रखी है उसकी कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब बहुत से बच्चों को इसका मतलब समझ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में बैठक व्यवस्था के सवाल ही नहीं देखे। यदि आपने बैठक व्यवस्था के सवाल कर रखे हैं तो आपको इस पूरी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। जानकारी में जो कनेक्टिविटी है उसका इस्तेमाल करने का मतलब, जैसा मान लो आपको 4-5 कथन दे रखे हैं, ऐसा बोल रखा है ए बी के बाएं बैठा है, मैं यूं ही ले रहा हूं ना, ए बी के बाएं बैठा है, सी डी के दाएं बैठा है, डी एफ के बाएं तीसरा बैठा है, ऐसा बोल रखा है ना। और एक बोल रखा है जी एफ से दाएं चौथा बैठा है, कुछ भी इस तरह का बोल रहा है। तो आप इसको, जब आपको इसी ऑर्डर में इसी क्रम में लिखे हुए आप पढ़ेंगे ए बी के दाएं बैठा है, लेकिन इसके बाद आपको दिखेगा कि सी डी के दाएं। अच्छा, ए और बी की आप व्यवस्था तो सेट कर देंगे, लेकिन सी और डी की ए और बी के साथ कोई संबंध दर्शाया क्या? नहीं। मतलब कि एग्जामिनर यहां पर आपकी कनेक्टिविटी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बच्चे क्या करते हैं, सी और डी के अंदर उलझ जाते हैं।
अब यदि आपको ए और बी से कोई संबंध नहीं दे रखा तो आप इस स्टेटमेंट को एक बार के लिए छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ए और बी का यहां पर संबंध नहीं दे रखा, सी और डी के साथ नहीं है, डी और एफ के साथ है क्या? नहीं है। जी और एफ के साथ है क्या? नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले आप सी और डी को सेट करेंगे। सी और डी को सेट करेंगे तो डी का संबंध एफ से दे रखा है, देख रहे हो अगला स्टेटमेंट, और उसके अगले स्टेटमेंट में एफ से जी का स्टेटमेंट, मतलब ये तीनों के तीनों एक कनेक्टिविटी के अंदर है और पहले वाला इनके साथ कनेक्टिविटी में नहीं है। सवाल को डिफिकल्ट करने के लिए वो जानबूझकर ऐसा करता है। वो क्या करता है, बीच में जो सब कथन जो कनेक्टिविटी को तोड़ते हैं ऐसे कथनों को बीच में डाल देता है। और आपको याद रखना है, ऐसे कथनों को आप नहीं गिनेंगे, आप एक बार के लिए उसको स्किप करके चलेंगे, एक बार के लिए आप उसको छोड़ के चलेंगे। समझ आ गई होगी बात? अगर नहीं समझ आई तो जैसे प्रश्नों के अंदर आएगा मैं करूंगा और आपको बताऊंगा, तब आप और अच्छे से इसे क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, यहां पर चीजों को और समझने का प्रयास करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 1 दिख रहा है, 6 लोग केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार टेबल पर बैठे हैं। तो आपको याद रखना है मेरी उन बातों को, मैंने क्या बताया था, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 लोगों को बिठाना है तो आप एक गुणा का निशान बनाएंगे और एक सीधी रेखा बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक गुणा का निशान बनाया और एक सीधी रेखा बना दी। आप चाहें तो व्रत बना सकते हैं, आप चाहें तो व्रत ना बनाएं, मैं नहीं बना रहा। ठीक, सबका मुंह केंद्र की ओर है तो आपको पता है फटाफट से एरो बना देंगे, सबका मुंह केंद्र की ओर है। ठीक, बोल रहा है ए बी के सामने बैठा है। अब आप स्वतंत्र हैं, ए और बी को कहीं भी बिठा दीजिए, बस इतनी मेहरबानी कर दीजिए कि ए और बी को कहां बिठा दें, सामने बिठा दें। तो आप यहां ए को बिठा देंगे और इसके सामने किसको बिठा देंगे, बी को, बस अपनी मर्जी से बिठा दीजिए। आगे का स्टेटमेंट है बी ई के दाएं तथा सी के बाएं बैठा है। अच्छा, ये स्टेटमेंट को तोड़ लें, बी ई के दाएं तथा बी यहां पर लिख दें बी सी के बाएं बैठा, समझ गए? तो पहले तो बी ई के दाएं, बी कहां बैठा है, ई के दाएं, तो ई के दाएं का मतलब यहां पे अंदर की ओर मुंह है, तो दाएं का मतलब क्या लेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहां पर 20 ई के घड़ी की विपरीत दिशा में बैठा, मतलब ई इधर बैठा होगा तो इधर से ये घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी। तथा बी सी के बाएं बैठा है, सी के बाएं का मतलब सी से घड़ी की दिशा में बी बैठा है, तो सी यहां पर बैठेगा तो घड़ी की दिशा में बी बैठा। तो आप देख रहे हैं इन शॉर्ट सी और ई के बीच में बी बैठा। अगली लाइन, सी डी के बाएं बैठा है, सी डी के बाएं बैठा है, बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में। सी जो है इधर से आएंगे तो ये घड़ी की दिशा में है, इसका मतलब डी यहां बैठा है, तो डी से घड़ी की दिशा में सी बैठा। ठीक, एफ ए के दाएं बैठा है। अब आपके पास ये एक जगह बच गई, आप चाहें तो यहीं एफ को बिठा दें क्योंकि जगह ही ये बची, तो आप यहां पर बिठा दें और चेक कर लें कि ये क्या बोल रहा है, एफ ए के दाएं बैठा है। एफ जो है वो ए के दाएं का मतलब एफ ए से घड़ी की विपरीत दिशा में। आप इधर की ओर चलेंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा, ये घड़ी की विपरीत दिशा में, ए से घड़ी की विपरीत दिशा में कौन बैठा है, एफ, और यहां पर एफ हो जाएगा। आप चाहें तो इसे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। चूंकि आपने सभी जो पिछले वाले रूल्स थे उनका ध्यान रखा। रूल क्या थे, 6 लोग बैठेंगे तो एक क्रॉस एक सीधी रेखा। ठीक, दूसरा रूल जो था, यदि आपको सभी अंदर की ओर मुंह करके बैठे, दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, बाएं का मतलब घड़ी की दिशा। तथा का मतलब जो पहले वाला है उसे फिर से दोहरा देंगे। ठीक, और उसी को आपने इस्तेमाल करते हुए इसे कर लिया। आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल ले लेते हैं और उसी के साथ आज के लेक्चर को, आज के सेशन को खत्म करेंगे। कुछ और सवालों को हम कल के हमारे सेशन में करेंगे। बेटा क्लास काफी लंबी हो जाती है, इस वजह से सवाल मैंने कम लिए हैं। ठीक, आगे का यहाँ पर दूसरा नंबर जो सवाल है इस पे फोकस करें। आपको 6 लोग पी क्यू आर एस टी यू केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार टेबल पर बैठे हैं, तो आपको इस प्रकार से क्रॉस बनाएं, एक सीधी रेखा बनाएं। सबका मुंह किधर की ओर है, केंद्र की ओर है, तो आप केंद्र की ओर बना देंगे। क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू के सामने बैठा है, अपनी मर्जी से पी को क्यू के सामने बिठा दीजिए, कहीं पे भी बिठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है, क्यू टी
के दाएं तथा के बाद आप यहां पे Q को फिर से लिख दे ना। दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। क्या है मतलब? घड़ी की विपरीत दिशा। मतलब Q T से, तो T को बिठाओ आप, और T से Q घड़ी की विपरीत दिशा में बैठा है, तो यहां से इधर की और घड़ी की विपरीत दिशा है। इसका मतलब T इधर बैठा है और T से Q घड़ी की विपरीत दिशा में बैठा है। आगे बोल रहा है Q R के बाएं बैठा। मैंने यहाँ पे तथा का मतलब बता दिया, पहले Q लिखा इसलिए इसको Q को फिर से लिख दिया। Q R के बाएं, बाएं का मतलब हुआ घड़ी की दिशा में। Q R से घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में चलेंगे तो Q आएगा, और यहां पर कौन बैठेगा? यहाँ पे R बैठेगा। R के घड़ी की दिशा, Q R की घड़ी की दिशा में बैठा, R से आप घड़ी की दिशा में चले तो यहां पर आपको Q मिल गया। ठीक, आगे बोल रहा है P U के बाएं बैठा है। P किधर बैठा है? P U के बाएं बैठा है। अच्छा, तथा S के, तो यहां पर तथा के बाद वापस से P लिख देंगे। सबसे पहले बाएं का मतलब, बाएं का मतलब क्या होगा? तो बाएं का मतलब आप जानते हैं कि यहां पर घड़ी की दिशा होगा, तो P U के घड़ी की दिशा में बैठा है, तो P घड़ी की दिशा तो ये है, P घड़ी की दिशा में आएगा। इसका मतलब U कहां बैठा है? यहां। ठीक है, U की घड़ी की दिशा में कौन बैठा? P बैठा है, और P S के दाएं बैठा है। मतलब यहां पर जगह एक बच्ची, और इसे आप S लिख देंगे, और S से दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, और ये घड़ी की विपरीत दिशा में आपको कौन दिख रहा है? P। तो P कहां बैठा है? घड़ी S से घड़ी की विपरीत दिशा में जाने पर P बैठा। तो ये क्रम किस प्रकार हो गया? आपको मैं फिर से इधर यहां पर बना देता हूं, तो आप देखें सबका मुंह अंदर की ओर है, यहाँ S है, यहाँ R है। कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग बैठे हैं। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ गलत बना दिया, मैंने प्लस और दोनों बना दिए हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ एक लाइन बनाएंगे, और ऐसा यहाँ पर लिखा S, ये है R, ये है Q, फिर आएगा T, फिर आएगा U, और यहाँ बैठा है P। आसानी से आप कर सकते हैं। चीजों को आप फिर से इन्हीं 2 प्रश्नों को लेकर के जो मैंने चीजें बताई उसको अप्लाई करें। आप जल्दबाजी मत करें इनके उत्तर निकालने के लिए। उत्तर निकाल लेंगे हो सकता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखे तो कभी भी आप श्योर नहीं हो पाएंगे कि बैठक व्यवस्था का सवाल आपका सही होगा। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट्स को भी सीखा होगा। आप इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इस वीडियो को दोहरा कर आप देखिए। आप सिर्फ कुछ चीजों को अगर ध्यान रखेंगे तो आसानी से इन सवालों को कर जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा, और यदि आपकी कोई समस्या है तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। घर पे पढ़ते रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।